नमस्कार। द नवीन पुरोहित शो, बुलेट पत्रकारिता, तथ्य से कथ्य और संवेदना से सनसनी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। पत्रकारिता का मूल और पत्रकारिता का उद्देश्य, अगर पत्रकारिता के मूल में जाएंगे तभी पत्रकारिता के उद्देश्य तक पहुंचेंगे, और वह उद्देश्य है समाज को निष्पक्ष और सत्यापित जानकारी देना। लेकिन डिजिटल युग में, सूचना क्रांति की रफ्तार में समाचारों की गति, समाचारों की कहना ठीक नहीं होगा, सूचनाओं की गति इतनी तेज हो गई है कि इस गति में वो कब सूचनाएं समाचारों में परिवर्तित हो जाती हैं और इतनी जल्दी परिवर्तित हो जाती हैं कि समाचारों की विश्वसनीयता कहीं बहुत पीछे छूट गई है। बुलेट रिपोर्टिंग की होड़ में बिना पुष्टि किए, बिना फैक्ट चेक किए, बिना तथ्य जाने, बिना सत्य जाने खबरें लगातार प्रकाशित की जा रही हैं, खासकर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर, जिससे मीडिया की साख को भारी नुकसान हो रहा है। इसके अलावा बिना अनुभव वाले सोशल मीडिया के संपादकों की बाढ़ में परजीवी पत्रकारिता को जन्म दे दिया है, जहां बिना किसी प्रामाणिकता के समाचार फैला दिए जाते हैं। सोशल मीडिया पर जो लोग स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं, कई ऐसे स्तंभकार हैं जिनको पढ़ने से एक समझ विकसित होती है। आज ही कहीं मैंने पढ़ा कि जिसमें हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी और माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये दो वो हस्तियां हैं हमारे देश की जिन्होंने पूरे वैश्विक दबाव के बावजूद इस देश में परमाणु कार्यक्रम जारी रखे और देश को परमाणु संपन्न बनाया। यूक्रेन ने वो समझौता कर लिया था कि परमाणु बम होने की ज़रूरत ही नहीं है, परमाणु हथियारों की ज़रूरत ही नहीं है, और आज यूक्रेन किस तरह से तबाह हो रहा है, नाटो के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि हमें उसमें शामिल कर लो। तो कई बार हथियार होना भी, शक्तिमान होना भी, ताकतवर होना भी शांति का कारक बन जाता है। और आज भारत अगर गर्व से सीना चौड़ा करके खड़ा है तो उसमें उसकी शक्ति संपन्नता का बहुत बड़ा योगदान है। यह कहीं से पढ़ने को मिला। तो ऐसे जब हम स्तंभ पढ़ते हैं, ऐसी खबरें पढ़ते हैं, हमारे नॉलेज में एक अभूतपूर्व वृद्धि होती है, हमारा ज्ञान वर्धन होता है। तो बहुत ऐसे स्वतंत्र पत्रकार हैं जिन्होंने वर्षों पत्रकारिता की है मेन स्ट्रीम मीडिया में, और फिर वो स्वतंत्र रूप से अपने कॉलम लिखने लगे, अपने ब्लॉग लिखने लगे, अपने वेबसाइट पर लिखने लगे। लेकिन अब हो क्या रहा है, देखा कि पत्रकारों को थोड़ा प्रशासन से तवज्जो मिलती है, राजनेताओं से तवज्जो मिलती है, तो हर तीसरा चौथा आदमी अब पत्रकार है। एक वेबसाइट खोली, ये .com वो .com, तमाम दुनिया भर के नाम, तीर तर्कस तलवार, धमाका, बुलडोजर, तमाम दुनिया के नाम। तो मेरे शो द नवीन पुरोहित शो में बुलेट पत्रकारिता, तथ्य से कथ्य और संवेदना से सनसनी तक, उन भ्रामक खबरों, गलत मीडिया ट्रायल और पत्रकारिता की विश्वसनीयता पर आए संकटों की पड़ताल करेंगे, उस पर बात करेंगे। बुलेट रिपोर्टिंग और फेक न्यूज़ के कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो सबकी जानकारी में, जैसे सुशांत सिंह राजपूत की मौत और मीडिया का जो ट्रायल हुआ। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद मीडिया ने उनके परिवार, दोस्तों और खासकर एक महिला को निशाना बनाया। महीनों तक सनसनी बनी रही, सीबीआई जांच हुई, दुनिया की इन्वेस्टिगेशन हुई, कोई बात साबित नहीं हुई। जो मीडिया ट्रायल में था दूर दूर तक वो साबित नहीं हुआ, और इस तरह से एक निर्दोष व्यक्ति की छवि को धूमिल कर दिया गया। दिल्ली के दंगे और कपिल मिश्रा का झूठा बयान। दिल्ली दंगों के दौरान कई मीडिया संस्थानों ने बीजेपी नेता कपिल मिश्रा के बयान को काट छांट कर प्रस्तुत किया। दावा किया गया कि उनके बयान के कारण हिंसा भड़की, जबकि वास्तविकता यह थी कि हिंसा की योजना उनके बयान के बहुत पहले बनाई जा चुकी थी। तबलीगी जमात पर झूठी खबरें। कोरोना के दौर में ऐसा लगा कि कोरोना तबलीगी जमात ही फैला रहा है, यह लोग जानबूझकर वायरस फैला रहे हैं।
बाद में अदालतों ने मीडिया को फटकार लगाई और पाया कि आरोप बेबुनियाद थे। बालाकोट एयर स्ट्राइक के फर्जी वीडियो, भारतीय वायुसेना द्वारा बालाकोट में जो एयर स्ट्राइक की गई उसके बाद सोशल मीडिया पर कई फर्जी वीडियो वायरल हुए। इन वीडियो को लाइव फुटेज बताया गया, जबकि वो इराक युद्ध के पुराने वीडियो थे। अग्निपथ योजनाओं में युवाओं को गुमराह करना, सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ सोशल मीडिया पर बहुत भ्रामक खबरें फैलाई गईं कि इसमें पेंशन और अन्य सुविधाएं नहीं मिलेंगी। इस अफवाह के कारण देश भर में दुनिया के प्रदर्शन हुए। रोहतक रेप केस के कुछ लड़कियों ने छेड़छाड़ और मारपीट का आरोप लगाया, जिसे मीडिया ने सनसनी बना दिया। बाद में सीसीटीवी फुटेज से साफ हुआ कि आरोप झूठे थे। कश्मीर में पाकिस्तानी झंडा लहराने की झूठी खबर, कई मीडिया हाउस ने खबरें चलाई कि कश्मीर में पाकिस्तानी झंडा लहराया जा रहा है, जबकि हकीकत में वह एक स्थानीय धार्मिक ध्वज था। तारिक अहमद डार झूठे आतंकी आरोप, कश्मीर के तारिक अहमद डार को भारतीय मीडिया ने आतंकवादी घोषित कर दिया। 12 साल बाद कोर्ट ने उन्हें निर्दोष घोषित किया, लेकिन तब तक उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी थी। राफेल डील में भ्रष्टाचार की भ्रामक खबरें, राफेल विमान सौदे में मीडिया द्वारा कई झूठी खबरें फैलाई गईं। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई अनियमितता नहीं हुई और मीडिया ट्रायल से देश भर में गलत धारणाएं बनी। नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावर में भूत होने की खबर कि वहाँ अलौकिक गतिविधियाँ होती हैं, पूरी तरह से अफवाह थी, लेकिन इससे एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का बड़ा नुकसान हुआ और इसमें भी एक साजिश निकली। टाटानगर ट्रेन हादसा, झारखंड के टाटानगर में हुए ट्रेन हादसे के बाद कई मीडिया पोर्टल्स ने पुरानी ट्रेन दुर्घटनाओं की भयावह तस्वीरें दिखाईं। यह हादसा बहुत बड़ा था, ऐसा दिखाया गया, जबकि वास्तविकता एकदम अलग थी। मुंबई के कटे हुए हाथों वाले बच्चे की जो खबर थी कि बच्चे कटे हाथ लेकर भीख मांग रहे हैं और यह मानव तस्करी का मामला है, कई न्यूज़ चैनलों ने, मीडिया पोर्टल्स ने इसको प्रमुखता से दिखाया, लेकिन बाद में यह खबर फर्जी निकली। बाल विवाह रोकने वाली लड़की का झूठा मामला, ये राजस्थान की खबर थी कि उसने स्वयं बाल विवाह रोका है। इस खबर को मीडिया ने खूब उछाला, लेकिन बाद में पता चला कि मामला पूरी तरह से गढ़ा हुआ था। नोटबंदी के दौरान नमक की किल्लत की अफवाह, जिसको लेकर ग्रामीण अंचलों में एकदम सनसनी फैल गई थी। इस खबर के चलते कई जगहों पर अफरा तफरी मची, नमक की कीमतें अचानक बढ़ गईं। बाद में सरकार ने स्पष्टीकरण दिया। 5G नेटवर्क के कारण पक्षियों की मौत होती है। वाइब्रेशन जो होता है उसका, नेटवर्क का जो वाइब्रेशन है वो बहुत ख़तरनाक है और पक्षियों की मौत हो रही है। वैज्ञानिकों ने इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया और ये जो उससे निकलने वाली जो किरणें हैं वो कैंसर का कारक होती हैं। जो हमारी टेलीकॉम इंडस्ट्री है वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इस अफवाह को आज तक भुगत रही है। तो ये वो समस्याएं हैं जहां खबरें दिखाने की जल्दी में क्या वो वाकई में खबर है, क्या वो उसमें सत्य है, क्या उसके मूल में क्या है, उसके पीछे कोई और साजिश तो नहीं है, इन सब चीज़ों की अब परवाह नहीं है। अब पत्रकारिता जो है वो परजीवी पत्रकारिता हो गई है और अनुभवहीन संपादकों की एक ऐसी फौज है जो लगातार इसको बढ़ावा दे रही है। अब अधिकांश न्यूज़ पेज और पोर्टल ऐसे लोग चला रहे हैं जिन्होंने कभी मुख्य धारा की पत्रकारिता नहीं की। बिना किसी पत्रकारीय प्रशिक्षण के ये लोग सीधे संपादक या प्रधान संपादक बन गए। इसका परिणाम यह हुआ कि अब पत्रकारिता में जो समझ होनी चाहिए थी, जो अनुभव होना चाहिए था, जो तथ्य होना चाहिए था, वो कहीं पीछे चला गया और कथ्य प्रमुख हो गया। आपको समझकर सुनकर हैरानी होगी कि अब फैक्ट चेक भी एक सेगमेंट है। पत्रकारिता के लिए यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। न्यूज़ का मतलब ही पहले प्रमाणित होता था। खबर मतलब खबर है तो सत्य होगी, खबर है तो प्रमाणित होगी, लेकिन अब न्यूज़ का भी फैक्ट चेक हो रहा है और फैक्ट चेक में पता चलता है कि यह खबर फर्जी है। यह विडंबना है कि जिस पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्यापित जानकारी देना था, आज उसी की सत्यता को जांचने के लिए अलग से एक पूरी प्रक्रिया बन गई है, एक सेगमेंट बन गया है। तो जरूरत कहाँ है?
ज़रूरत है पत्रकारिता को सेल्फ रेगुलेट करने की, स्वनियमन की आवश्यकता है पत्रकारिता को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए कि जो स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं उनके लिए कम से कम एक न्यूनतम मापदंड हो कि उन्होंने इतने वर्ष तक कहीं काम किया हो, उनकी अपनी एक अनुभव की एक दीर्घा हो कि उनकी अनुभव दीर्घा में इतना उन्होंने संजो कर रखा है पत्रकारिता के क्षेत्र में, उनका एक न्यूनतम कार्यकाल हो कि उन्होंने किसी मेन स्ट्रीम मीडिया में इतने दिनों तक पत्रकारिता की है, ताकि उनको पत्रकारिता की जो बेसिक समझ है वो उनके अंदर हो। और ज़रूरत है अब सरकारों को कि वो पत्रकारीय नियामक आयोग बनाए या पत्रकारीय नियामक संस्थान बनाए जो स्वतंत्र पत्रकारिता करना चाह रहे हैं या जो सोशल मीडिया की पत्रकारिता करना चाह रहे हैं, डिजिटल मीडिया की पत्रकारिता करना चाह रहे हैं, जिसमें संस्थान की स्थापना के लिए कोई बहुत बड़ा सेटअप की ज़रूरत नहीं होती, व्यक्तिगत तौर पर या 2-3-4 लोग मिलकर भी उसको संचालित कर सकते हैं। तो पत्रकारों का ही नियामक आयोग हो जिसमें बहुत वरिष्ठ पत्रकार, हर प्रदेश में इस प्रकार का नियामक आयोग होना चाहिए जहां वरिष्ठ पत्रकारों की ही वो संस्था हो, उनके पास वो आवेदन आए तो वो संबंधित व्यक्ति के आवेदन पर विचार करके कि वह अपने सोशल मीडिया को न्यूज़ पेज के तौर पर, न्यूज़ पोर्टल के तौर पर या पत्रकारिता के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर लोगों तक अप्रोच कर सकता है, लोगों से संप्रेषण कर सकता है, वहां से वो मान्यता हो, भले ही उसकी फीस न्यूनतम हो, लेकिन उस प्रक्रिया को उस जांचा परखा जाना चाहिए। वरिष्ठ पत्रकारों का समूह ही यह निर्धारित करे कि यह पत्रकार है, भले ही वो नवोदित हो, उसका कार्यकाल अगर जो न्यूनतम अर्हता है कार्यकाल की, कोई भी न्यूनतम अर्हता तय हुई हो, मान लो 2 साल हुई है और व्यक्ति 2 साल की अर्हता पूरी नहीं करता है, लेकिन वो पत्रकारिता की डिग्री किए हुए है और वहाँ वो अपना एक साक्षात्कार देता है, अपना अभिमत प्रस्तुत करता है, और अगर संस्थान की जो ज्यूरी है या कमेटी है वो समझती है कि इसके अंदर वो समझ है या जज्बा है, पत्रकारिता कर सकता है, तो संस्थान उसे पत्रकारिता करने के लिए बाकायदा सर्टिफाई कर सकती है। और यह बेहद ज़रूरी है स्वनियमन के अंतर्गत यह भी हो कि जो लोग फर्जी खबरें फैला रहे हैं या झूठी खबरें फैला रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों पर उन्हें पत्रकार कहना उचित नहीं होगा, या ऐसे मीडिया संस्थानों के खिलाफ बाकायदा कार्रवाई हो और एक मैसेज जाए कि पत्रकारिता एक पेशा मात्र नहीं है, एक जुनून है, समाज को दिशा देने वाला क्षेत्र है, तो इसकी दशा और दिशा बेहतर रहे, इसके लिए इस पर एक ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है। और जिस तरह से जो लोग अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं, नियामक संस्था, पत्रकारों की नियामक संस्था उनको अप्रिशिएट करे और वो बाकायदा लीगल फॉर्मेशन में हो, उसकी कानूनी वैधता हो उस नियामक आयोग की, तब जाकर इसका कोई हल निकलेगा। क्योंकि ये विषय बिल्ली के गले में घंटी बांधने जैसा है, या कहते हैं कि आग में हाथ डालने जैसा है, इसको कोई छूना पसंद नहीं करता। इसलिए मेरे वरिष्ठ पत्रकार महानुभाव या अन्य कोई भी आदरणीय मेरी इस प्रतिक्रिया को किसी भी दृष्टिकोण में अन्यथा न ले। यह एक कटु सत्य है कि खबर जल्दी दिखाने और पब्लिश करने की हड़बड़ी में सोशल मीडिया का अभी नवजात है ये बुलेट रिपोर्टिंग तबका तब तक तहलका मचा देता है जब तक कि घटना की वास्तविकता सामने आती है। पोरसा की खबर होती है, पूना से जोड़ दी जाती है। जापान में भूकंप आता है तो दिल्ली के बिल्डिंग और पंखे हिल जाते हैं। तिल का ताड़ और राई का पहाड़ हो जाता है, और हद तो तब हो जाती है जब न्यूज का पूरा पहाड़ खोद देते हैं और उसमें से चूहिया भी नहीं निकलती। इस सोशल मीडिया में अधिकतर न्यूज और करंट अफेयर्स फील्ड के वह नई जनरेशन जिसको जेन जी कहते हैं, वह अद्भुत प्राणी हैं जिन्होंने सीधा संपादक या प्रधान संपादक बनकर पैराशूट लैंडिंग की है या बंजी जंपिंग की है, और कभी मेन स्ट्रीम मीडिया में या किसी वरिष्ठ के साथ काम नहीं किया है। तो इनकी सैलावी संख्या के बहाव में ये इतने बहुतायत में हैं
कि कई बार अनुभवी और मेन स्ट्रीम मीडिया के दिग्गज और संस्थान भी बह जाते हैं। अब तथ्य से नहीं, कथ्य से पत्रकारिता मार्गदर्शित हो रही है। अधिकांश जगह न्यूज रिपोर्ट नहीं बल्कि रिपोर्ट हो रही है। पोर्टर समझते हैं, अब रिपोर्टर नहीं है, पोर्टर हैं, कुली ढो रहे हैं खबरों को। एक जगह से दूसरी जगह खबरें ढोई जा रही हैं। रिपोर्टर पोर्टर बने जा रहे हैं जो अप्रमाणित सूचनाओं का नॉन सेग्रीगेट कचरा जल्दी दिखाने के दबाव में उस कचरे को ढोए घूम रहे हैं। अब फैक्ट चेक भी एक न्यूज सेगमेंट हो गया है। न्यूज का भी फैक्ट चेक हो रहा है। इससे ज्यादा न्यूज की दुर्दशा क्या होगी? इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बस मीडिया की विश्वसनीयता लगातार गिर रही है और जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं उसमें लगातार संख्या बढ़ रही है। खाने की प्लेटों पर मारामारी है, सवालों पर मारामारी है। तो एक शेर पेशे खिदमत है। इस समय पे दुनिया में गिरावट का बाजार गर्म है। दुनिया में गिरावट का बाजार गर्म है। जो गिरे सो गिरे, आप भी गिरिए, इसमें क्या शर्म है? तो न्यूज में, खबरों में, पत्रकारिता में हम कहाँ हैं, हमारी क्या स्थिति है, वर्तमान समय की पत्रकारिता में क्या कुछ बेहतर हुआ है, क्या उसके मेरिट्स हैं और क्या डीमेरिट्स, इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नवीन पुरोहित शो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। पत्रकारिता का मूल उद्देश्य समाज को निष्पक्ष और सत्यापित जानकारी देना है। अगर पत्रकारिता की बुनियादी परिभाषा की बात करें तो समाचारों को इकट्ठा करना, उन्हें जोड़ना और प्रस्तुत करना पत्रकारिता है। पत्रकार विभिन्न मीडिया के लिए कई अलग अलग प्रकार की सामग्री तैयार करते हैं, लेकिन उनका काम इस तथ्य से जुड़ा हुआ है कि घटनाओं से संबंधित गैर काल्पनिक जानकारी पर ध्यान केंद्रित रहे। पत्रकारिता समय के साथ साथ समाज की दीर्घदर्शिका और नियामिका है। पत्रकारिता पेशा नहीं बल्कि जनता की सेवा करने का एक माध्यम है। लेकिन आज पत्रकारिता तथ्य से कथ्य और संवेदना से सनसनी तक आ चुकी है और बुलेट पत्रकारिता के दौर में खबरों को जल्दी दिखाने की हड़बड़ी में लगातार बिना तथ्य और पुष्टि के खबरें चलाई जा रही हैं। वही डिजिटल और सोशल मीडिया के दौर में बिना किसी पत्रकारिता का प्रशिक्षण लिए हुए पत्रकारों की बाढ़ आई हुई है। ऐसा कई बार हुआ है जब देश के बड़े बड़े मीडिया संस्थानों ने ऐसी खबरों को अपने प्राइम टाइम में लगातार चलाया है जो कि न सिर्फ पूरी तरह से असत्य थी बल्कि उन खबरों ने समाज और देश में एक भ्रामक जानकारी फैलाई। ऐसी ही कुछ मुख्य घटनाएं हैं, जैसे सुशांत सिंह राजपूत की मौत और फिर उसे लेकर जो मीडिया ट्रायल हुआ। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद मीडिया ने उनके परिवार, दोस्तों और खासकर रिया चक्रवर्ती को निशाना बनाया। महीनों तक ये सनसनी बनी रही, लेकिन सीबीआई जांच में कोई साजिश साबित नहीं हुई और इस मीडिया ट्रायल ने एक निर्दोष व्यक्ति की छवि को धूमिल कर दिया। कोर्ट ने कहा, हमने मौत और आत्महत्या के मामलों की रिपोर्टिंग के बारे में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को लेकर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि आत्महत्या के मामले को कवर करते समय मीडिया हाउस को अपराध के दृश्यों को फिर से रिक्रिएट करने, संभावित गवाहों के साथ इंटरव्यू, संवेदनशील और गोपनीय जानकारी लीक करने और ये कहना कि अमुक शख्स कमजोर कैरेक्टर था, इसे बचना चाहिए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मीडिया ट्रायल को माना गलत। मामले को लेकर हाई कोर्ट ने कहा, किसी आपराधिक मामले की निष्पक्ष जांच में बाधा पैदा करता है मीडिया ट्रायल। मीडिया द्वारा आत्मनियमन की बात में कोई पवित्रता नहीं है। दिल्ली के दंगे और कपिल मिश्रा का झूठा बयान। दिल्ली दंगों के दौरान कई मीडिया संस्थानों ने बीजेपी नेता कपिल मिश्रा के बयान को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया। दावा किया गया कि उनके बयान के कारण हिंसा भड़की, जबकि वास्तविकता ये थी कि हिंसा की योजना पहले से बनाई जा चुकी थी। दिल्ली के निजामुद्दीन में मौजूद तबलीगी जमात का मरकज उस वक्त सुर्खियों में आया जब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कोरोना के फैलते संक्रमण के दौरान एक धार्मिक सभा करने के आरोप में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की। कोरोना काल में तबलीगी जमात और वायरस फैलाने को लेकर कई झूठी खबरें चलाई गई। कोविड-19 महामारी के दौरान तबलीगी जमात के कार्यक्रम को लेकर अफवाह फैलाई गई कि ये लोग जानबूझकर वायरस फैला रहे हैं। बाद में अदालतों ने मीडिया को फटकार लगाई और पाया कि आरोप बेबुनियाद थे। उच्चतम न्यायालय के मुख्य 3 जजों की बेंच ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का किया गया दुरुपयोग। मीडिया इस मामले को लेकर फैला रहा था सांप्रदायिक द्वेष। कानून का दुरुपयोग करना है, किसी पर हत्या के प्रयास के आरोप लगाना।
बालाकोट एयर स्ट्राइक के फर्जी वीडियो जारी किए गए। कई मुख्य धारा के मीडिया संस्थानों ने फर्जी तरीके से दावा किया कि पूर्व पाकिस्तानी राजनयिक ने माना है कि 2019 बालाकोट स्ट्राइक में 300 मौतें हुई थी। ये दावा पाकिस्तानी न्यूज चैनल की बातचीत की एक क्लिप के एक एडिटेड हिस्से के साथ किया गया था। वहीं भारत के भी कई मीडिया संस्थानों ने भी इससे जुड़ी खबरें चलाई। वहीं भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक के बाद सोशल मीडिया पर कई फर्जी वीडियो वायरल हुए। इन वीडियोस को लाइव फुटेज बताया गया, जबकि वे सीरिया और इराक के युद्ध के दौरान के वीडियो थे। अग्निपथ योजना और युवा को गुमराह करना। सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें फैलाई गई। इसमें पेंशन और अन्य सुविधाएं नहीं मिलेगी। इस अफवाह के कारण देश भर में हिंसक प्रदर्शन हुए, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने रेलगाड़ियों में आग लगा दी और प्रमुख राजमार्गों को अवरुद्ध कर दिया। इसके साथ ही युवकों ने रेलवे स्टेशन पर धावा बोला और ट्रेनों और दुकानों को नुकसान पहुंचाया। रोहतक रेड रोड रेप केस 2015, जिसमें 2 लड़कियों ने कुछ लड़कों पर छेड़छाड़ और मारपीट का आरोप लगाया, जिसे मीडिया ने सनसनीखेज बनाकर चलाया और बाद में सीसीटीवी फुटेज से साफ हुआ कि आरोप झूठे थे। लेकिन उससे पहले कई दिनों तक हुए मीडिया ट्रायल ने आरोपियों और उनकी निजी जिंदगी को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। साल 2018 में कश्मीर में पाकिस्तानी झंडा लहराने की झूठी खबर फैलाई गई, जिसे लेकर देश के कई बड़े मीडिया हाउसेस ने यह खबर चलाई। कश्मीर में पाकिस्तानी झंडा लहराया जा रहा है, जबकि हकीकत में वे एक स्थानीय धार्मिक ध्वज था। खबर का असर ये हुआ कि देश में कई जगह समुदाय विशेष के लिए नफरत का माहौल बन गया। साल 2006 में तारिक अहमद डार पर झूठे आतंकी आरोप लगाए गए। कश्मीर के तारिक अहमद डार को भारतीय मीडिया ने आतंकवादी घोषित कर दिया। 12 साल बाद कोर्ट ने उन्हें निर्दोष घोषित किया, लेकिन तब तक उनकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। मीडिया ने राफेल डील में भ्रष्टाचार की भ्रामक खबरें चलाईं। साथ ही राफेल विमान सौदे में मीडिया द्वारा कई झूठी खबरें फैलाई गई। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सौदे में कोई अनियमितता नहीं हुई थी, लेकिन तब तक मीडिया ट्रायल की वजह से देश भर में गलत धारणाएं बन चुकी थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील को बरकरार रखा और कहा कि इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं पाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 14 नवंबर 2019 को विवाद पर अंतिम कानूनी फैसला सुनाया और दिसंबर 2018 के अपने फैसले की समीक्षा की मांग करने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावर में भूत होने की अफवाह फैलाई गई। नोएडा के ट्विन टावर गिराने से पहले कई मीडिया पोर्टल्स ने दावा किया कि वहां अलौकिक गतिविधियां होती हैं, जबकि पूरी तरह से अफवाह थी। लेकिन इस अफवाह को बड़े पैमाने पर प्रचारित किया गया, जिससे वहां रहने वाले लोगों में डर और दहशत का माहौल पैदा हुआ। साल 2023 में टाटानगर ट्रेन हादसे को लेकर पुरानी तस्वीरें वायरल की गई, जिसके बाद झारखंड के टाटानगर में हुए ट्रेन हादसे के बाद कई मीडिया पोर्टल्स ने पुरानी ट्रेन दुर्घटनाओं की तस्वीरें दिखाकर अफवाह फैलाई कि यह हादसा बहुत बड़ा और विभत्स था, जबकि घटना और उसकी वास्तविकता बिल्कुल अलग थी। साल 2017 में मुंबई में कटे हुए हाथों वाले बच्चों की तस्वीरें वायरल की गई और एक अफवाह फैली कि कुछ बच्चे कटे हुए हाथ लेकर भीख मांग रहे हैं और इसको मानव तस्करी का मामला बताया गया। वहीं देश के कई प्रतिष्ठित न्यूज चैनल्स ने इसे प्रमुखता से दिखाया, लेकिन बाद में पुलिस ने कार्रवाई के बाद इसे महज एक फर्जी अफवाह बताया। साल 2013 में बाल विवाह को लेकर एक खबर चलाई गई, जिसमें बताया गया कि आज भी देश में बाल विवाह बड़े पैमाने पर हो रहा है। वीडियो में दिखाया गया कि राजस्थान में एक लड़की ने अपना बाल विवाह रोका है। वहीं इस खबर को मीडिया ने खूब उछाला, लेकिन बाद में पता चला कि मामला पूरी तरह से असत्य है। साल 2016 में देश में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ, नोटबंदी, जिसके दौरान मीडिया ने कई तरह की भ्रामक खबरें फैलाई। फिर चाहे वो नोट में जीपीएस चिप की बात हो या अन्य, बताया गया कि आने वाले समय में इस तरह के परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन समय के साथ साथ वे सारी खबरें गलत और झूठी साबित हुई। वहीं इस दौरान नमक की किल्लत की भी अफवाह उड़ाई गई और सोशल मीडिया पर यह फैलाया गया देश भर में नमक की भारी किल्लत हो रही है। इस खबर के चलते ग्रामीण अंचल और कई जगहों पर अफरा तफरी मच गई और नमक की कीमतें अचानक बढ़ गई। बाद में सरकार को खुद आकर स्पष्टीकरण देना पड़ा कि ये पूरी तरह से झूठी खबर है। 5G तकनीक से जुड़ी गलत सूचनाएं दुनिया के कई देशों में फैली हुई है। इसी को लेकर भारत में भी कई भ्रामक खबरें चलाई गई। वहीं आम जनता और मशहूर हस्तियों द्वारा भी गलत सूचना और षड्यंत्र के सिद्धांतों का प्रचार किया गया है। न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया पर 5G से जुड़ी गलत सूचनाओं को तथ्य के तौर पर पेश किया गया और बड़े पैमाने पर प्रसारित किया गया, जबकि 5G रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन के संपर्क में आने से कोई भी प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभाव वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं हुआ है।
ऐसा कहा गया है कि 5G नेटवर्क के कारण पक्षियों की मौत हो रही है और कई सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया है कि भारत में 5G नेटवर्क परीक्षण के कारण पक्षियों की मौत हो रही है। लेकिन वैज्ञानिकों ने इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया और कहा कि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। 5G नेटवर्क को फैलाई गई कुछ अफवाहें। कैंसर का कारण बनती है 5G नेटवर्क की रेडियो फ्रिक्वेंसी। 5G तकनीक के तैनात के दौरान शुरू हुई कोविड-19 महामारी। शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करती है 5G की रेडियो फ्रिक्वेंसी। पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मीडिया की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। लेकिन आज की परिदृश्य को देखते हुए ये स्पष्ट तौर से कहा जा सकता है कि मीडिया अपनी भूमिका का निर्वहन पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से नहीं कर रहा है। वह खबर जल्दी दिखाने के चक्कर में बिना किसी तथ्य और सत्यता की पुष्टि किए बिना है खबरें चला दी जाती हैं। समाज को निष्पक्ष और सत्यापित जानकारी से समृद्ध करने के लिए जरूरी है कि सरकार फर्जी खबरें और निराधार जानकारी को लेकर कड़े कदम उठाए और एक गाइडलाइन तय करे।